पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे पाखी और शौर्य के बढ़ते झगड़ों के कारण वो दोनों डिवोर्स लेने का फैसला लेते हैं। अब आगे शौर्य शगुन के एंगेजमेंट होने तक इंतजार करता है और उसके बाद अपने घर वालों को डिवोर्स के फैसले के बारे में बताता है। क्या? डिवोर्स? अरे लेकिन तुम दोनों डिवोर्स लेने का फैसला कैसे ले सकते हो? ऐसा मत कर बेटा। हाँ बेटा, अभी कुछ महीनों पहले ही तुम दोनों की शादी हुई है और अचानक से ये फैसला। अरे तुम दोनों तो मांगलिक ही हो, तो फिर तुम दोनों में इतने झगड़े क्यों हो रहे हैं? दोनों के घर वाले काफी ज्यादा चिंतित होते हैं और इसीलिए सब एक साथ मिलकर बात करते हैं। देखो माँ पापा, हमारे बीच बढ़ते झगड़ों के कारण मैंने और पाखी ने एक दूसरे से डिवोर्स लेने का फैसला लिया है, तो आप प्लीज हमें समझाइए मत। हाँ, शौर्य बिल्कुल सही कह रहा है। हम दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं जमती और ये तो मुझे कभी समझकर भी नहीं लेता। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसे हर बार समझ कर लेता हूँ, लेकिन इसके कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। अगर हम दोनों में कुछ भी होता है तो ये सारा इल्जाम मेरी फैमिली पर ही डालती है, लेकिन इसे खुद को कैसे बर्ताव करना है ये तो इसे पता ही नहीं। शांत रहो बेटा। और पाखी बहू, शौर्य की बात भी कोई गलत नहीं है। अरे हम जब तुम्हारे घर पर आए थे तब तुम घर पर क्यों नहीं रुकी? पापा जी, तभी मैं अपने कामों में व्यस्त थी और मैं ये सच बोल रही हूँ। अगर मुझे पहले से पता होता कि आप तीनों आ रहे हो तो मैं अपने सारे काम पहले ही निपटा लेती। देखो बच्चों, जहाँ तक मैंने और मनोरमा जी ने सोचा है, तुम दोनों को बैठकर बात करनी चाहिए। अगर तुम दोनों को डिवोर्स लेना ही है तो उसके बाद भी तुम्हें 6 महीने का पीरियड मिलता है ताकि तुम अपने रिश्ते को सुधारो। और इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम दोनों अभी एक साथ रहो और अपने रिश्ते को एक और मौका दे दो। हमारी बात तो तुम लोग सुनते नहीं, तो फिर किसी मैरिज काउंसलर के पास क्यों नहीं जाते? क्या? हाँ बच्चों, देखो, तुम दोनों को अपना रिश्ता तोड़ना है तो तोड़ो, लेकिन एक आखिरी मौका देकर देख लो ना। क्या पता बिखरी हुई चीजें फिर से ठीक हो जाए। हाँ बच्चों, ये सारा फैसला अब तुम दोनों पर है। हमारी तरफ से तुम दोनों पर कोई जबरदस्ती नहीं है। पाखी और शौर्य इस बात पर विचार करते हैं और अपनी आपसी सहमति से वो दोनों अपने रिश्ते को एक और मौका देने के लिए राजी हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इतना कह रहे हो तो हम दोनों ये करने के लिए तैयार हैं। हाँ माँ, वैसे भी डिवोर्स के लिए 6 महीने तक साथ रहना ही होगा और उससे अच्छा यही सही। चीजें वर्कआउट कर गई तो वेल एंड गुड, वरना डिवोर्स तो हम ले ही लेंगे। बहुत खूब बच्चों, तुम दोनों ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। भगवान जी जरूर तुम दोनों को सद्बुद्धि देंगे और सब कुछ फिर से ठीक कर देंगे। अब शौर्य और पाखी दोनों मैरिज काउंसलिंग यानी कपल थेरेपी के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने पहले सेशन के लिए जाने से पहले, पाखी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहो ना शौर्य। देखो पाखी, अब हम अपने रिश्ते के अंतिम पड़ाव पर जा रहे हैं। अगर ये काम कर गया तो शायद ये अंतिम पड़ाव एक नई शुरुआत बन सकती है। हाँ शौर्य, लेकिन अगर ये काम नहीं कर गया तो हमें डिवोर्स लेना होगा। लेकिन डिवोर्स के बाद भी हम अच्छे दोस्त बन के रहेंगे, क्योंकि हमारे शादी में चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। थैंक्स शौर्य, और तुमने बिल्कुल सही कहा। डिवोर्स के बाद भी हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। फिर वो दोनों काउंसलर गायत्री के पास जाते हैं और उसे अपने रिश्ते की सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं। मैंने तुम दोनों के रिलेशनशिप को जितना स्टडी किया है, उससे मुझे यह पता चल रहा है कि पाखी काफी हद तक अपनी फेरीटेल लाइफ में ही रहती है और इसकी कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस है। वही शौर्य एक फैमिली मैन है, ये रियलिटी में जीता है
और एक बहुत मैच्योर पर्सन है। हाँ गायत्री जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन शौर्य, तुम्हें ये बात भी समझनी होगी कि पाखी बचपन से ही अपनी माँ के साथ अकेली रहते आई है। इसने इतने रिश्ते नहीं देखे हैं जितने तुमने देखे हैं, इसीलिए इसे फैमिली से इतनी अटैचमेंट नहीं है। और पाखी, शौर्य बचपन से अपनी फैमिली में पला बड़ा है, इसीलिए इसे फैमिली की वैल्यूज पता है। और इसीलिए तुम दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना होगा, उन्हें स्वीकारना होगा। गायत्री जी, मैं इसे हर बार समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये तो मेरी फैमिली के साथ बात भी नहीं करती। अरे नहीं गायत्री जी, ये झूठ बोल रहा है। इसे मुझसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस है। देखो, शादी के बाद दोनों को भी एक दूसरे को समझ कर लेना होता है, लेकिन यहाँ पर तुम दोनों भी एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते, और इसीलिए तुम दोनों को एक साथ बैठकर अच्छे से बात करनी होगी। और तभी तुम दोनों एक दूसरे के मन में आखिर क्या चल रहा है ये बात अच्छे से समझ पाओगे। यू आर राइट गायत्री जी। और पाखी, तुम्हें असलियत समझनी होगी। ये सब सिर्फ टीवी शोज और फिल्मों में होता है, जहाँ पर दो लोग एक दूसरे के मन की बात समझ कर लेते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक दूसरे का स्वभाव जानने के लिए, एक दूसरे के मन को, उनकी बातों को, छोटी छोटी चीजों को समझने के लिए उतने दिन देने पड़ते हैं, तब जाकर सब कुछ सही हो जाता है। ठीक है गायत्री जी, मैं आपकी बात पर ध्यान दूंगी और अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करूंगी। दैट्स द स्पिरिट पाखी। वैसे तुम दोनों का प्रॉब्लम कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं है जो सॉल्व नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें कुछ टास्क दूंगी जिन्हें करके तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी है वो ठीक होने में मदद होगी, लेकिन वो सारे टास्क तुम्हें पूरे मन से करने होंगे। ठीक है गायत्री जी, जैसा आप कहो। यस गायत्री जी, मैं भी तैयार हूँ। तभी गायत्री उन दोनों को बुक और पेन देती है। ये लो, अब तुम दोनों इस पर ग्रेटिट्यूड लिखो। ग्रेटिट्यूड यानी तुम अपनी मैरिड लाइफ में किन किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो। एक प्रकार से यूनिवर्स और भगवान से आभार जताओ। इसे करने से तुम दोनों निगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी की ओर बढ़ोगे। लाइफ में हम बस निगेटिव चीजों को ही देखते हैं और पॉजिटिव चीजों को भूल जाते हैं, इसीलिए ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है गायत्री जी। फिर वो दोनों उस डायरी में लिखने लगते हैं और गायत्री के पूछने पर उसे बताते हैं, मैं एक अच्छी फैमिली, अच्छी मदर इन लॉ के लिए, अच्छी वाइफ नॉट श्योर, लेकिन ऑब्वियसली पाखी जैसी अच्छी दोस्त के लिए, और जो रिस्पेक्ट हम दोनों दोस्त होने के नाते शेयर करते हैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। और मैं एक अच्छी जिंदगी, अच्छी फैमिली, समझने वाला ना सही लेकिन एक अच्छा केयरिंग पति जिसके पास ग्रेट कुकिंग स्किल है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसे मुसीबत भरे समय में ये मेरे साथ खड़ा रहा, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। ग्रेट, बहुत खूब। ये ग्रेटिट्यूड लिखकर मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। एग्जैक्टली हम कितने बुद्धू थे जो बस एक दूसरे की खामियां ही ढूंढते रहते थे, लेकिन अच्छाइयाँ देखकर समझ आ रहा है कि हमने क्या कुछ मिस कर दिया है। हाँ पाखी, इसीलिए ग्रेटिट्यूड जताना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लो, ये एक योगा ट्रेनर का नंबर है। वो हर सुबह कपल्स को योगा सिखाते हैं। मैरिड लाइफ में मेंटल पीस यानी मानसिक शांति के लिए योगा बहुत लाभदायक है, इसीलिए तुम दोनों को साथ में अब से योगा करना होगा। और ना सिर्फ योगा बल्कि बाकी वर्कआउट एक्टिविटीज जैसे कि डांस, रनिंग, बैडमिंटन खेलना या फिर जो भी एक्टिविटी तुम्हें पसंद हो वो सब करना होगा। ओह वाओ, मुझे तो डांस करना बहुत पसंद है और मुझे बैडमिंटन खेलना। ये हुई ना बात। देखो,
जब तुम दोनों एक दूसरे की हॉबीज भी एक साथ मिलकर करोगे, तभी तुम दोनों को बहुत रिलीफ मिलेगा और बहुत खुशी होगी। फिर पाखी और शौर्य उस योगा क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं और हर रोज साथ में योगा और वर्कआउट करने लगते हैं, और साथ ही एक दूसरे के पसंदीदा एक्टिविटीज जैसे कि बैडमिंटन खेलना और डांस करना ये भी करते हैं। वाह यार शौर्य, डांस करके तो कितना मजा आ रहा है। हाँ पाखी, मुझे भी डांस करके बहुत मजा आया। अब से हम ये एक्टिविटीज रोज करेंगे। हाँ शौर्य, पक्का करेंगे। फिर अगले सेशन में गायत्री के पास जाकर वो दोनों उसे सारी बातें बताते हैं। सीरियसली गायत्री जी, हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया। काश हम ये एक्टिविटीज पहले कर लेते। सच में यही होता है गाइस। शादी होने के बाद में हम सब अपनी लाइफ में बहुत जिम्मेदार और सीरियस हो जाते हैं, और उन सब में हम हमारे अंदर के बचपने को मार देते हैं। बल्कि असलियत तो ये है कि हमारे अंदर का बचपना ही हमें जिंदा रखता है, और लाइफ में ये सब छोटी मोटी एक्टिविटीज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम वर्कआउट और ये एक्टिविटीज करते हैं तब हमें बहुत रिलीफ मिलता है, और उसी से हमें शांति का अनुभव होता है। आपने बिल्कुल सही कहा गायत्री जी। शादी होने के बाद में हम दोनों तो बस अपने काम में ही बिजी हो गए थे। मैं अपने ऑफिस में और ये अपने कैफे में, और इन सब के चक्कर में हमारी शादी तो बोरिंग ही हो गई और दिन ब दिन झगड़े बढ़ने लगे। एग्जैक्टली, इसीलिए ये सारे फन एक्टिविटीज करते रहनी चाहिए। अब रात में जब शौर्य ऑफिस से वापस आएगा तब तुम दोनों खाना खाकर रात में वॉकिंग भी किया करो, और वॉकिंग के साथ साथ टॉकिंग, यानी एक दूसरे के दिन के बारे में भी पूछ लिया करो और बताया करो। इससे तुम दोनों के रिश्ते में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी एक दूसरे के प्रति समझदारी और बढ़ेगी। फिर गायत्री की बात मानकर अब दोनों रात में वॉकिंग करने चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ बात भी करते हैं। कैसा रहा तुम्हारा दिन शौर्य? अच्छा था पाखी। आज मैंने ऑफिस की कैंटीन में डोसा खाया, लेकिन वो बहुत बेस्वाद था। फिर मुझे तुम्हारी याद आई। तुम्हारे हाथ के बने डोसे की बात ही अलग होती है। थैंक्स शौर्य। तुम बताओ, तुम्हारा दिन कैसा था? काफी अच्छा था। आज कैफे में भी बहुत ज्यादा कस्टमर्स थे, और तो और आज हमारे घर की सफाई भी कर दी मैंने। ये सब करके मुझे बहुत रिलीफ मिल रहा है। हाँ पाखी, बाय द वे, माँ और पापा तुम्हारे बारे में और हमारे सेशन के बारे में पूछ रहे थे। हाँ शौर्य, मेरी माँ भी पूछ रही थी। हमारे पेरेंट्स को हमारी शादी से बहुत सारी उम्मीदें हैं पाखी। हाँ शौर्य, लेकिन अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर क्या होगा। पर मैं इस लम्हे को एंजॉय कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ। हाँ पाखी, मुझे भी तुमसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी महसूस हो रही है। फिर अगले दिन जब वो दोनों काउंसलर के पास जाते हैं तभी वो ये सारी बातें गायत्री को बताती हैं। चलो, सुनकर अच्छा लगा कि तुम दोनों ने एक दूसरे से बात की और तुम दोनों को बहुत खुशी महसूस हो रही है। हाँ गायत्री जी, अरे आज तक हम दोनों ने ऐसी बात पहले एक दूसरे से कभी नहीं की थी। करते भी कैसे? तुम दोनों को बस बिना बात किए एक दूसरे से ढेरों एक्सपेक्टेशंस थी, और जो शौर्य कर रहा था उसमें भी तुम अपनी ही मनमानी कर रही थी। और पाखी, फैमिली भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है शादी में, और तुम्हारी अगली एक्टिविटी यही रहेगी कि तुम दोनों को एक दूसरे के फैमिली से बात करनी होगी। इससे तुम दोनों को एक दूसरे की फैमिली को समझने में भी आसानी होगी, और ऐसे ही प्यार बढ़ता है। लेकिन अब इतना सब कुछ हो गया है, और ऐसे में माँ जी से बात कैसे करूंगी? ऐसा कुछ नहीं होता पाखी, क्योंकि सबको सब कुछ पता है। अरे बस हालचाल ही पूछ लो।
उसमें क्या होता है? ठीक है गायत्री जी। फिर पाखी अगले ही दिन शौर्य की माँ को फोन लगाती है। माँ जी, मुझे और शौर्य को यह टास्क मिला है कि हमें एक दूसरे की फैमिली से बात करनी है, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। कैसी हो आप? घर में सब कुछ ठीक है ना? हाँ बहू, सब कुशल मंगल है। और मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों उस काउंसलर की बात मान रहे हो। और पाखी बहू, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। बस थोड़ी जगहों पर तुम गलत हो गई थी बेटा, इसीलिए वो थोड़ा गुस्सा हो गया। लेकिन तुम भी उसे एक मौका देकर देखो। वो दिल का बहुत अच्छा लड़का है। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी दिल की बहुत अच्छी हो और एक दिन तुम अच्छी बहू और अच्छी बीवी जरूर बनोगी। मनोरमा की बातें सुनकर पाखी अब भावुक हो जाती है। और शाम में जब शौर्य घर आता है तभी, मुझे माफ कर दो शौर्य, क्योंकि मैं अब समझ चुकी हूँ कि फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है। आज जब मैंने माँ जी से बात की तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी माँ से ही बात कर रही हूँ। और तुम सही थे, मैंने तुम्हारी फैमिली को कभी अपना माना ही नहीं, इसीलिए ये सब हुआ। लेकिन अब मैं वो सब नहीं करूँगी जो मैंने पहले किया है। आज मुझे पता चल गया है कि मैं कितनी गलत थी। और आज मुझे ये लगता है कि ये शादी हम निभा सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती शौर्य। सारी गलती मेरी ही थी, तुम तो बस उसमें पीसते रहे। पाखी। फिर दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और घर वालों के पास जाने का तय करते हैं। मीरा जी तो बहुत घबरा रहा है। बहू ने कहा कि हम आ रहे हैं। हमने कुछ फैसला लिया है। उनकी आवाज से तो लग रहा था कि वो दोनों अब डिवोर्स लेने वाले हैं। ओफो माँ, शुभ शुभ बोलिए ना। हाँ मनोरमा जी। तभी वो दोनों वहां पर आते हैं और घर वालों को बताते हैं कि वो दोनों अब शादी को निभाना चाहते हैं। उनकी बातें सुनकर सबकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। क्या? अरे वाह बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आखिरकार वही हुआ जो होना चाहिए। भैया भाभी, मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू। और अब से हम दोनों अपने रिश्ते को ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे और जो भी बची कुची प्रॉब्लम्स है उसे भी एक साथ मिलकर ही ठीक करेंगे। और इस तरह अंत में पाखी और शौर्य दोनों एक हो जाते हैं और अपनी शादी को निभाकर खुशी से अपनी बाकी की जिंदगी जीते हैं। सोनम अपनी सास पंकजा, ससुर भूषण और पति रवि के साथ रहती है। सोनम को दूसरे का किया हुआ काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वह हर एक छोटे से छोटा काम खुद ही किया करती है। फिर एक दिन सोनम आधे दिन के लिए कहीं बाहर चली जाती है। तभी पंकजा घर के सारे काम कर लेती है। फिर जब शाम होने पर सोनम वापस घर आती है। हे भगवान, मम्मी जी, ये आपने क्या कर दिया? सब कुछ बिगाड़ के रख दिया है। ना तो कपड़े ठीक से धोए हैं और ना ही झाड़ू पोछा ठीक से किया है। ये देखिए कचरा, और ये बर्तन भी आपने कैसे धोए हैं माँ जी? सभी बर्तन में साबुन लगा है। अरे बहू, मुझसे जितना हुआ मैंने उतना ही किया। माफ कर दे बहू, वो मैंने इतने टाइम बाद काम किया है ना, इसीलिए ऐसे हुआ। लेकिन मम्मी जी, मैंने आपसे थोड़ी ना कहा था कि ये सारे काम आप करो, तो फिर आपने ये सब क्यों किया? आपको पता है ना कि मैं अपने सारे काम खुद ही करना पसंद करती हूँ। आइंदा से प्लीज आप घर का कोई भी काम मत करना। ये सब काम करके आप मेरा काम और बढ़ा देती हो। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। आगे से मैं तेरा कोई काम नहीं करूंगी। फिर एक दिन जब रवि को छुट्टी होती है तभी सोनम,
आज मुझे छुट्टी मिली है और मैंने लैपटॉप में एकदम मस्त मूवी डाउनलोड करके रखी है। साथ मिलकर देखते हैं मूवी, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं लेकिन हमने साथ में वक्त ही नहीं बिताया है। हाँ ठीक है रवि, अभी आती हूँ मैं। बस रसोई और छत की सफाई बाकी है, वो फटाफट से कर लेती हूँ। फिर हम दोनों मिलकर साथ में मूवी देखेंगे। अरे लेकिन चिंता मत करो रवि, मैं बस यूं गई और यूं आई। रवि सोनम का इंतजार करते करते थक जाता है, लेकिन वो तो रवि को भूलकर बस अपने कामों में ही उलझी रहती है। और जब वो उसके पास जाती है तब उसकी मूवी खत्म हो जाती है। पूरे 2 घंटे की मूवी मैंने अकेले ही देख ली सोनम। तुमसे और क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ मैं। अरे आज के दिन भी तुम मुझे अपना टाइम नहीं दे पाई। सॉरी बेबी, मैं अब भी फ्री हो गई हूँ। एक काम करो, तुम दूसरी कोई मूवी लगाओ ना, वो देखते हैं हम साथ मिलकर। अब जाने दो सोनम, क्योंकि अब मुझे और कोई मूवी नहीं देखनी है। लेकिन शाम में हमारा प्लान है बाहर जाने का, और तब कोई बहाना मत देना। ठीक है बाबा, कोई बहाना नहीं दूंगी। लेकिन शाम को जब रवि तैयार हो जाता है तभी वहां पर सोनम आकर कहती है, अरे रवि, वो परसों ईरा दीदी आ रही है अपने ससुराल से, इसीलिए उनके लिए फरसान बना रही हूँ मैं। और भी बहुत सारे काम हैं, उनका कमरा भी साफ करना है मुझे, और वो सब अभी ही करना पड़ेगा। इसीलिए मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। सॉरी। हाँ, हम कल परसों चले जाएंगे। छुट्टी आज है मेरी। मुझे तो लगा ही था कि लास्ट मिनट पर तुम मुझे धोखा दोगी। अरे यार सोनम, माँ से कह दो ना, वो कर लेगी काम। ना बाबा ना, भूल कर भी मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि मम्मी जी को अगर मैंने एक भी काम कह दिया तो वो मेरे लिए 10 काम बढ़ा देती है। ओह गॉड, सच में सोनम, मैं तो तंग आ गया हूँ तुमसे। सोनम के इस बर्ताव के कारण रवि उससे रूठ जाता है। फिर अगले दिन जब पंकजा की सहेलियां घर पर आती है तभी, ये लीजिए आप सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता। अरे वाह, खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। आएगी भी क्यों नहीं, मेरी बहू ने जो खाना बनाया है। और बहू, आज तो सुबह से काम कर रही है, जा बेटा, जाकर थोड़ा आराम कर ले। ठीक है मम्मी जी। फिर सोनम अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ती है कि तभी अचानक से पंकजा फ्रिज में से पानी की बोतल लेने के लिए उठ जाती है। तब सोनम झट से उसके पास चली जाती है। ओफो माँ जी, मेरे होते हुए आप क्यों उठ गई? मुझे बता दिया होता ना। लेकिन बहू, बस पानी की बोतल ही तो लेनी थी ना, उसमें तुझे क्या बताना? अरे क्यों नहीं बताओगी मुझे? मैं आपकी बहू हूं ना, इसीलिए आपके सारे काम मैं ही करूंगी। ये लीजिए, और अब अपनी जगह से मत उठिए, कुछ रहा तो मुझे बता दीजिए। ठीक है बहू। सोनम का ये बर्ताव देखकर पंकजा की सहेलियां चकित रह जाती है। अरे वाह पंकजा, तेरी बहू तो तेरा कितना ख्याल रखती है। अरे तुझे तो उसने रानी बनाकर रखा है, और एक हमारी बहुएं हैं जिन्होंने हमें नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। हाँ, वो बात तो है, मेरी बहू बहुत अच्छी है। इस उम्र में मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देती, अपनी माँ की तरह सेवा करती है वो मेरी। फिर जब ननंद ईरा अपने ससुराल से मायके रहने आती है तभी एक सुबह वो गार्डन एरिया में पौधों को पानी डाल रही होती है। तभी वहां पर सोनम आती है। अरे ईरा दीदी, आप ये सब काम क्यों कर रही हो? लाइए, इसे मुझे दे दीजिए, मैं कर देती हूँ ये काम। अरे सोनम, तुम फिक्र मत करो, मैं कर लूंगी। वैसे भी मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, इसीलिए मैं ये काम कर रही हूँ। नहीं ईरा दीदी, मेरे होते हुए आप ये सब मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता मुझे। अब जाइए, अंदर जाकर अपने पसंदीदा फरसान खाइए।
और मैंने आपके लिए चाय भी बना कर रखी है, जाइए जल्दी। ओफो सोनम, तुम भी ना, सच में। फिर ईरा अंदर चली जाती है। अरे ईरा बेटा, सोनम बहू मुझे हाथ बटाने का एक मौका भी नहीं देती, लेकिन तू तो उसकी मदद कर सकती है ना, तो फिर तू अंदर क्यों चली आई? अरे मम्मी, मैंने कोशिश की, लेकिन सोनम मुझे कोई काम ही नहीं करने को दे रही, तो अब मैं भी क्या करूं उसमें? हे भगवान, ये लड़की भी ना, पता नहीं इस पर इतना काम करने का कौन सा भूत चढ़ा है। ऐसे ही एक दिन, पंकजा, सोनम बहू, घर की थोड़ी बहुत साफ सफाई कर लेना, और हाँ, ये पर्दे हटाकर नए वाले पर्दे लगा देना, क्योंकि 2 दिन बाद में घर पर मेहमान आने वाले हैं। मेहमान? कौन से मेहमान रवि के बाबूजी? मेरा जिगरी दोस्त उदय आ रहा है अमेरिका से, वो भी अपने पूरे परिवार के साथ। इसीलिए मैंने उसे कहा है कि वो और कहीं भी होटल में ना रुके और सीधा हमारे घर पर ही आ जाए। बस 1 दिन की ही बात है, फिर वो अपने गांव चले जाएंगे। वहां पर उनकी कोई पूजा है। लेकिन बाबूजी, ऐसे कितने लोग आने वाले हैं? यही कोई 5-6 लोग रहेंगे। ठीक है बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम एकदम ठीक से कर दूंगी और सबके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी, जिसे वो लोग चाव से खा सकेंगे। अरे नहीं सोनम बहू, तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों बाबूजी? अगर मैं ही खाना नहीं बनाऊंगी तो मेहमान क्या खाएंगे? अरे बहू, मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर दूंगा। अब इतने सारे लोगों का खाना तुम अकेली कैसे बना पाओगी? ऊपर से खाना बनाने के अलावा भी ढेर सारे काम होते हैं तुम्हारे लिए, इसीलिए तुम खाना मत बनाओ बहू। बाबूजी, आप उस सब की फिक्र मत कीजिए, मैं कर लूंगी सारे काम। और वैसे भी रोज घर में हम 4 लोगों का खाना तो बनता ही है ना, उसमें और 5 से 6 लोगों का खाना ही बढ़ेगा, तो उसमें कोई आफत थोड़ी ना आने वाली है। लेकिन सोनम बहू, अगर तुम्हारे बाबूजी कह रहे हैं कि ये बाहर से खाना मंगवाएंगे, तो तुम्हें इतना लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों खामखा थकने के काम कर रही हो? मम्मी जी, अगर हमारे घर पर मेहमान आएंगे तो उन्हें बाहर का खाना देना सही नहीं होगा, हमें तो उन्हें घर का ही खाना देना चाहिए। अरे बहू, कभी तो हम सबकी सुन लिया कर, हमेशा तुम्हें हर काम खुद से ही क्यों करना होता है? अरे तुम एक इंसान हो, कोई मशीन नहीं हो जो इतने सारे काम करती रहती हो। लेकिन माँ जी, मुझे काम करने में कोई तकलीफ नहीं होती, बस काम ठीक से होना चाहिए और मैं उसे अपने तरीके से करना चाहती हूँ, बस यही चाहिए मुझे। सोनम अपनी ही मनमानी करती है और सारा काम वो अकेली ही करती है। घर वाले मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें काम करने से रोक देती है। मेहमान आकर चले भी जाते हैं, लेकिन उसके अगले दिन इतना सारा काम एक साथ करने के कारण सोनम की तबीयत बुरी तरह से खराब हो जाती है। बहुत ज्यादा एक्सर्शन के कारण इनकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी है, अब इन्हें कम से कम 3 से 4 दिनों तक प्रॉपर रेस्ट करनी चाहिए। पर अगर वो नहीं किया तो इनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं होगा। मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा कि ये प्रॉपर आराम कर सके। गुड, ये दवाइयाँ रोज टाइम से लीजिए और ठीक होने के बाद भी आप कम से कम काम कीजिए, वरना आगे जाकर आपको तकलीफ हो सकती है। ठीक है डॉक्टर। फिर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। फिर शाम में सोनम को अपनी माँ का फोन आता है। क्या हुआ सोनम बिटिया, तेरी तबीयत खराब हुई सुना मैंने। आखिर तू इतना सारा काम क्यों करती है? समदन जी भी बोल रही थी मुझे कि तू किसी को अपने काम में हाथ भी बटाने नहीं देती। देख बेटी, अब तू यहाँ पर आ जा कुछ दिनों के लिए, मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगी और जगह बदलने पर तुझे अच्छा भी लगेगा। अरे नहीं मम्मी,
अगर मैं वहां पर आऊंगी तो बस कुछ ही देर के लिए आ सकती हूँ। ज्यादा दिन के लिए मैं नहीं आ सकती, क्योंकि अगर मैंने मेरे घर को ऐसे ही छोड़ दिया तो घर में तबाही हो जाएगी और मैं ये रिस्क नहीं उठा सकती। मैं एक काम करती हूँ, सुबह का काम कर लेती हूँ और दोपहर तक आ जाती हूँ आपके पास, और शाम होने के बाद मैं वापस अपने घर पर आ जाऊंगी। सोनम की सारी बातें पंकजा सुन लेती है। फिर वो उसके पास आकर कहती है, अरे सोनम बहू, तू ये सब क्यों कर रही है? मुझसे तो तेरी ये हालत देखी नहीं जा रही। देख, तू ही देख, काम कर करके तूने तेरा क्या हाल बना के रखा है। तू तो एकदम नौकरानी की जैसी हो गई है। देख बहू, तू इस घर की कोई नौकरानी नहीं है, बल्कि बहुरानी है, और सारा काम खुद से करके तुझे कोई बेस्ट बहू का पुरस्कार नहीं मिलने वाला है। तो फिर तू ये सारे काम क्यों करती है? आखिर क्यों करती है इतनी मेहनत? क्यों त्यागती रहती है अपनी खुशियों को? अरे नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि काम करना मुझे अच्छा लगता है। देख बहू, तुझे काम करना है तो तू कर सकती है, लेकिन तुझे अपने लिए और अपने परिवार के लिए वक्त निकालना होगा। ऐसे ही दिन रात मशीन की तरह काम कर करके तेरी तबीयत और तेरी जिंदगी पर बुरा असर पड़ने लगा है। अरे अपने पति के साथ वक्त बिता, थोड़ा सच संवर ले, बाहर निकल। यही तो उम्र होती है ये सब करने की। और रही बात काम की, तो मैं भी आगे से ध्यान रखूंगी कि मैं जो भी काम करूं वो सही से कर सकूं और उसमें कोई गड़बड़ भी ना हो। अगर सब काम तू ही करती बैठेगी तो फिर हम सब क्या करेंगे? अरे मेरा बदन भी बैठे बैठे अकड़ गया है। ऐसे ही अगर मैं आराम करती रही तो उसका मेरी तबीयत पर भी असर पड़ सकता है, और इतना भी आराम किसी के लिए अच्छा नहीं होता बहू। पंकजा की बातें सुनकर अब सोनम सोच में पड़ जाती है। मम्मी जी, शायद आप सही कह रही हो। घर के कामों के अलावा भी मेरी जिंदगी है और मुझे उसे अच्छे से जीना होगा। शुक्रिया मम्मी जी, मुझे इस बात का एहसास दिलाने के लिए। फिर उस दिन के बाद से सोनम अपने कामों के अलावा भी अपनी जिंदगी को खुशी से जीने लगती है, और बाकी घर वाले भी बाकी के कामों में उसकी मदद करना शुरू कर देते हैं और एकदम अच्छे से काम करते हैं। प्रिया सुबह नींद से जागती है। गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग। लेकिन एक मिनट, तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो कालिया? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेबी? बेबी? अबे ओए कालिया के बच्चे, तू मुझे बेबी कैसे बोल सकता है? और ये हम कहाँ पर है? ये तो मेरा कमरा नहीं है। और मेरे कपड़े कहाँ पर है? शिट, ये सब क्या हो गया? प्रिया, तुम भूल कैसे सकती हो? कल रात को ही हम दोनों ने शादी की है। क्या? शादी? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं और तुम जैसे काले लंगूर के साथ शादी? ये नहीं हो सकता। हम दोनों तो कल पार्टी करने गए थे, फिर बीच में ये शादी कैसे आ गई? और मेरे कपड़े क्यों उतारे तुमने कालिया? तुम तो सच में पागल हो गई हो। अरे हम दोनों ने आपसी सहमति से शादी की है कल रात को। और रही बात कपड़े उतारने की, तो बेबी तुम ही सुहागरात के लिए उतावली हुई जा रही थी। देखो, पहले तो मुझे ये बेबी बेबी बोलना बंद कर दो, वरना एक पंच मारकर तुम्हारा चेहरा काले से लाल कर दूंगी, समझे तुम? क्योंकि हमारी कोई शादी नहीं हुई है, और ये मजाक करना बंद करो तुम मेरे साथ। अरे बाबा, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? ठीक से याद करने की कोशिश तो करो। फिर प्रिया याद करने की कोशिश करती है। यार प्रिया, मैं तो अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो गया हूँ। अरे कालिया, ऐसा क्यों कह रहे तुम? मैं हूं ना, वाइफ हियर व्हेन प्रिया इज हियर। वो बात नहीं है प्रिया, मेरी शादी के लिए कोई लड़की ही नहीं मिल रही। मेरे काले रंग के कारण
कोई मुझे पसंद नहीं करती। मेरी माँ ने तो ये तक कहा है कि अगर अगले 2 साल तक मेरी शादी नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगी। ओ तेरी, ऐसा मत बोलो कालिया। कोई तुम्हारे साथ शादी करे या ना करे, मैं करूंगी तुम्हारे साथ शादी। चलो अभी शादी करते हैं, तुम टेंशन मत लो। सच्ची? मुच्ची। आर यू श्योर ना प्रिया? 100% श्योर हूं मैं। चलो इस आलव के गोल चक्कर लगाकर हम 7 फेरे लेते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। अबे कालिया, तू भी क्या याद रखेगा। चल। सब याद आने पर प्रिया के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे नहीं, नशे की हालत में ये क्या कांड कर दिया मैंने। और तभी अचानक से आशु की माँ आकर दरवाजा खटखटाती है। आशु बेटा, दरवाजा खोलो, भोग प्रसाद लाई हूँ तुम्हारे लिए। बेबी, मेरा मतलब प्रिया, माँ आ गई है, जल्दी से कपड़े पहन लो। फिर प्रिया अपने कपड़े पहन लेती है और उसके बाद आशु दरवाजा खोलता है। तभी उसकी माँ प्रिया को वहां पर देखकर बहुत चौंक जाती है। और तभी वहां पर आशु के पिता उमाकांत भी आते हैं। ये सब क्या चल रहा है आशु बेटा? तू इतना घटिया कब से हो गया? अब तू घर पर लड़कियां बुलाने लगा है? छी 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 छी। माँ, ये मेरी कॉलेज की दोस्त प्रिया है। कल रात को हम दोनों ने नशे की हालत में गलती से शादी कर ली। क्या? गलती से भी कोई शादी करता है क्या भला? आशु बेटा, ये सब क्या नौटंकी चल रही है? फिर आशु अपने माँ बाप को सारी सच्चाई बताता है कि कैसे पार्टी के बाद प्रिया और उसने शराब पीकर गलती से शादी कर ली। जिसे सुनने के बाद छी, कितना बिगड़ चुका है आजकल का ये यंग जनरेशन। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। अब हमारे रीति रिवाज के अनुसार एक लड़का और लड़की अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे ले लेते हैं, तो वो सदा सदा के लिए पति पत्नी के बंधन में जुड़ जाते हैं। हाँ बच्चों, अब जो हुआ सो हुआ। अब तुम दोनों इस जाने अनजाने में हुई शादी को स्वीकार करो और इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ। और क्या पता यही ईश्वर की भी इच्छा हो। अरे ये आप लोग क्या कह रहे हो? इधर एक रात में मेरी जिंदगी बदल गई, तो क्या मैं अपना घर नहीं बदल सकती? मैं अभी 2 मिनट में अपने घर पहुंच जाऊंगी। मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पर। इतना कहकर प्रिया वहां से अपने मायके चली जाती है। तभी उसके मम्मी पापा बोलते हैं, प्रिया, तू यहाँ पर क्या कर रही है? अब तेरी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। क्या? ये आप क्या बोल रही हो मम्मी? तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। कल रात को तुमने शराब पीकर हमें फोन किया था और अपनी शादी की खबर भी दी। इतना ही नहीं, तुमने तो सोशल मीडिया पर लाइव जाकर हमें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये बताया और दिखाया कि तुम्हारी शादी हो रही है। वो वीडियो रातों रात वायरल हो चुका है। तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा प्रिया। अब तेरी भलाई इसी में है कि तू अपने ससुराल वापस चली जाए, वरना हमारी बहुत बदनामी होगी। अब प्रिया को ना चाहते हुए भी फिर से आशु के घर जाना पड़ता है। तभी प्रिया घर में जाने से पहले उसकी सास मीना उसे रोक लेती है। रुको प्रिया, मुझे पूरा यकीन था कि मेरी बहू जरूर लौटेगी। तू वहीं रुक जा, मैं अभी कलश लाती हूँ। फिर उस कलश को लांघकर तू गृह प्रवेश करना। ये एक रस्म होती है बेटा। नहीं मीना आंटी, आप ये सारी फॉर्मेलिटीज मत कीजिए। आपको कुछ लाने या रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे इस शादी में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं इस शादी को मानती ही नहीं। लेकिन बहू, अब गलती की है तो उसे भुगतना तो पड़ेगा ही ना। फिर बाद में प्रिया को उसकी सहेली का फोन आता है। अरे प्रिया, तूने तो इंटरनेट पर धूम ही मचा दी। पहली बार किसी कपल ने शराब पीकर शादी की है। तेरा और उस कालिया का वीडियो तो नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है।
तुम दोनों ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। यार साक्षी, अब तू शुरू मत हो जा। एक तो पहले ही मेरी लगी पड़ी है यहाँ पर। मम्मी पापा ने भी मुझे घर में आने से मना किया। मेरा सर चकरा रहा है और ऊपर से तू मेरे जले पर नमक छिड़क रही है। अरे चिल प्रिया, आशु और तू तो अच्छे दोस्त है ना, तो उसमें क्या हुआ। हाँ वो काला है लेकिन दिल वाला है। अरे यार, मैंने कभी उसे उस नजर से नहीं देखा। और एक काले लड़के से शादी, ये तो मैंने अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। जाने दे, मेरी तो अभी बात करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। इतना कहकर प्रिया कॉल कट कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद में सभी लोग खाने पर आते हैं। आशु बेटा, बहू को बुला लाओ। जब से मायके से आई है कमरे में से बाहर निकली ही नहीं वो, और उसने सुबह से तो कुछ खाया भी नहीं है। उसे भी भूख लगी होगी ना। ठीक है माँ। फिर आशु प्रिया को बुलाने कमरे में जाता है। प्रिया, चलो बाहर खाना खाने। तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। ऐसी भूखी रहोगी तो तुम्हारी तबीयत पर बुरा असर पड़ सकता है। तुम पागल हो क्या? ऐसे प्यार से बातें क्यों कर रहे हो मुझसे? तुम्हें कोई गम या पछतावा हो नहीं रहा क्या इस शादी से? अब जो हो गया है उसे हम बदल तो नहीं सकते ना। और वैसे भी शादी से पहले हम दोनों दोस्त थे और मुझे तुम थोड़ी थोड़ी पसंद भी थी। अरे यार, शादी के पहले की बात कुछ और थी। मुझे भी तुम पसंद थे, लेकिन एक दोस्त की तरह। तब तुम मुझे बस कॉलेज में ही दिखते थे, लेकिन अभी तो मुझे जिंदगी भर तुम्हारी ये काली शक्ल देखनी पड़ेगी। ऊपर से तुम्हारे घर वाले भी काले हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ तुमसे। ना जाने मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे उसकी सजा मिल रही है। देखो प्रिया, ये फ्रस्ट्रेशन निकाल कर तुम्हारा पेट तो नहीं भरने वाला, इसीलिए चलो खाना खा लो। उसके बाद में हम दोनों फिर से झगड़ा करेंगे, ठीक है? तुम तो सच में पागल हो गए हो। तुम्हें तो ठीक से बहस करने भी नहीं आता। तुम तो प्रॉपर तरीके से झगड़ भी नहीं सकते मेरे साथ। शी, पति होने के नाम पर तुम्हें कलंक हो। तुमने तो शादी के पहले दिन ही अपनी औकात दिखा दी। एक पति ऐसा कभी नहीं करता। वो अपनी बीवी की हर बात पर उसका उल्टा जवाब देता है। ये तुम क्या बोल रही हो प्रिया? जाने दो, तुम जैसे गधे से तो बात करना ही पागलपन है। हटो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। फिर प्रिया बाहर जाकर सबके साथ खाना खाती है। फिर एक सुबह जब वो आंखें खोलती है तभी अपनी सास की काली शक्ल देखकर वो एकदम से डर जाती है। अरे नहीं, ये क्या देख लिया मैंने सुबह सुबह? मीना आंटी, ओ माय गॉड, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी शादी भी हो चुकी है और अब मुझे हर रोज अपने काले ससुराल वालों की काली शक्लें देखनी पड़ेगी। ओह नो, सॉरी मीना आंटी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो बस आपको देखकर डर गई। कोई बात नहीं बहू, अब जो है सो है। सारी उम्र हमारे कालेपन के कारण लोग हमारे साथ ऐसे ही बर्ताव करते हैं। खैर, तुझे इस घर में जैसे रहना है तो रह सकती है। जो पहनना है वो पहन और जहां जाना है तो जा सकती है। काम करने की इच्छा हो तो कर, वरना मत कर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरे लिए मेरा आशु है वैसे ही मेरे लिए तू है बेटा। लेकिन मैं आशु की तरह तुझ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। मैं समझ सकती हूँ कि तुम दोनों की शादी किन हालातों में हुई है। थैंक यू आंटी जी। प्रिया, तुम इस घर की बहू बाद में, लेकिन मेरी बेटी पहले हो। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जी आंटी जी। फिर एक दिन, अरे ओ कालिया, सुनो तो। देखो प्रिया, पहले तो मुझे ये कालिया कालिया कहकर पुकारना बंद करो। अभी हम कॉलेज में नहीं है, हमारी शादी हो चुकी है
मेरे माँ पापा ने सुन लिया तो वो क्या सोचेंगे? ओह हाँ, सॉरी। लेकिन यार, मैं तो भूल ही गई। वैसे तेरा असली नाम क्या है? आशु नाम है मेरा। हाँ, याद आया। खैर देख आशु, अब हमारी एक हफ्ते में एंट्रेंस एग्जाम है और इस शादी एंड ऑल के चक्कर में मेरी कुछ पढ़ाई भी नहीं हुई और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और अब मुझे पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं और कुछ नहीं जानती। सिर्फ पढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन भर तुम्हारा साथ निभाने की जिम्मेदारी है मेरी। ज्यादा लाइन मत मारो मुझ पर। मैं अब तुम्हारी दोस्त नहीं, तुम्हारी बीवी हूँ। और इस तरह से मुझे देखा मत करो। मुझे बहुत शर्म आती है। जब तुम मुझे ऐसे घूरते हो तब मुझे ऐसा लगता है कि कोई बंदर घूर रहा है। क्या यार प्रिया, तुमने तो मेरी रोमांस की धज्जियां ही उड़ा दी। हाँ तो पढ़ाई की बातों के बीच में ये रोमांस आया ही कैसे? और तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे साथ रोमांस करोगे? अब उस रात में तो सब हो ही गया है, तो बाकी ही क्या है? अब आगे से मैं तुम्हारे साथ कभी शराब नहीं पीऊंगी, क्योंकि तुम उस लायक हो ही नहीं। तुम्हें मैंने बहुत सज्जन आदमी समझा था, लेकिन तुम तो एक नंबर के नालायक और चीप आदमी निकले। अगर मैं सच में नालायक होता ना, तो तुम्हें वहीं पर छोड़ जाता, तुम्हारी देख रेख भी नहीं करता। हाँ, पता है मुझे। अब तुम ये अपनी घिसी पिटी रोमांटिक बातें करना बंद करो और पढ़ाओ मुझे। प्रिया और आशु की एग्जाम क्लियर हो जाती है और आशु को उसी शहर में जॉब लगती है, लेकिन प्रिया को दूसरे शहर में जॉब लगती है। फिर आशु प्रिया को एयरपोर्ट पर छोड़ने जाता है। चलो, ऐसे हो या वैसे, तुम्हें फाइनली मुझसे छुटकारा मिल ही गया। हाँ आशु, लेकिन फिर भी एक भारीपन सा महसूस हो रहा है। जाने की इच्छा ही नहीं हो रही। अब इतने दिन हम दोनों साथ में रहे हैं, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन प्रिया, ये तुम्हारा ड्रीम जॉब है। इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दो और जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। हमारा क्या है, हम तो बाद में डिवोर्स ले लेंगे। हाँ आशु, तुमने बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी हमारा ये रिश्ता सच्चा थोड़ी ना है, ये तो जाने अनजाने में जुड़ गया था। लेकिन ये बात सच है, हम दोनों पहले भी अच्छे दोस्त थे, अब भी है और हमेशा रहेंगे। जाओ प्रिया, एक अच्छी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। यस आशु। फिर प्रिया अपनी फ्लाइट के लिए निकलती है, लेकिन वो उसमें जाती ही नहीं। वो वापस लौट कर आती है। प्रिया, तुम वापस क्यों आ गई? आशु, मुझे वो जॉब नहीं करनी। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। पहले तो मैं तुम्हारे साथ मजबूरी में रहती थी, लेकिन अब तुम्हारे साथ रहने की इच्छा हो रही है। क्या? हाँ आशु, मैं मानती हूँ कि वो जॉब मेरा ड्रीम जॉब था, लेकिन उसे पाने के बाद भी मुझे उतनी खुशी नहीं हो रही जितना तुम्हें छोड़कर जाने के बाद मुझे दुख हो रहा है। तुम्हारे कारण ही मैं इतने अच्छे से पढ़ पाई। तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम सच में एक अच्छे इंसान हो आशु। अब मुझे समझ आ गया है, रंग रूप से कुछ नहीं होता। असली सुंदरता तो मन से झलकती है, और तुम्हारा मन तो सच में सुंदर है आशु। प्रिया, मुझे माफ कर दो आशु। मैंने तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को आज तक बहुत बुरा भला कहा। इट्स ओके प्रिया, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारा वैसा कोई इंटेंशन नहीं था। और वैसे भी तुम्हारा वो कहना भी एक तरह से जायज था। और आखिर में प्रिया को भी प्यार का एहसास हो ही जाता है और खुशी से घर वापस जाते हैं। प्रिया बहू, तुम अभी तक गई नहीं? तुम्हारी तो अभी फ्लाइट थी ना? नहीं मम्मी जी। हैं? तुमने मुझे अभी मम्मी जी कहकर बोला ना? ये कोई सपना तो नहीं है ना? ये सब क्या हो रहा है आशु बेटा? नहीं मम्मी जी, ये कोई सपना नहीं है, ये तो हकीकत है। हम दोनों ने मिलकर कुछ डिसीजन लिया है। लेकिन क्या?
अब कौन सा डिसीजन लिया है तुम दोनों ने? शादी करने का। क्या? और अंत में प्रिया और आशु अपनी माता पिता की सहमति से धूम धड़ाके से शादी करते हैं।